हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने कल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा था। आज हम आपका शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना, थोड़ा थोड़ा समझेंगे भी। देखना, कॉन्ट्रैक्ट, ये बी पॉइंट है आपका। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है बेटा, चलो हेडिंग लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलो बच्चे, आओ एक रीडिंग मारते हैं, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called as surety. The person in respect of whose default guarantee is given is known as principal debtor, and person to whom guarantee is given is known as creditor. चलो बेटा आ जाओ। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, पूरा केस बेटा उससे क्लियर होगा। देखो एग्जांपल, यहां पर लिखो बेटा मिस्टर ए। मिस्टर ए, यहां पर लिखो मिस्टर बी। ठीक है, अब देखो बेटा, बेटा हुआ क्या, ये देखो हुआ क्या। मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी को कुछ सेल्स करी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या करी है, कुछ सेल्स। कितने रुपए की, 1 लाख रुपीस की सेल्स करी। बेटा अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी से पैसा मांगा ना 1 लाख रुपए, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या कहा कि यार तू एक काम कर, तू मुझसे पैसा 2 महीने बाद ले ले। मतलब सुनो, मतलब मिस्टर बी मिस्टर ए से क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, उधार का समय। कितना मांग रहा है, 2 महीने का उधार का समय मांग रहा है मिस्टर बी। किससे, मिस्टर ए से। ठीक है, मिस्टर बी कह रहा है कि मैं तुझे तेरा पैसा 2 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। ए ने बी से कहा यार मैं तुझे जानता नहीं, तेरी मेरी कोई जान पहचान नहीं, पहली बार मैं तुझे अपना माल बेच रहा हूं, ऐसे कैसे तुझे मैं 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दूं। पता चला कल को तूने मेरा पैसा मुझे नहीं दिया तो क्या होगा। तो बी ने कहा चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। वो गया मिस्टर सी के पास। बेटा जो मिस्टर सी है ना, वो ए और बी का कॉमन फ्रेंड है, दोनों का कॉमन फ्रेंड और काफी फास्ट फ्रेंड है बेटा। बेटा सी ने को क्या कहा, सी ने को कहा देख भाई, मैं तुझे भी जानता हूं और मैं मिस्टर बी को भी जानता हूं। मैं तुझे गारंटी देता हूं। मैं तुझे क्या देता हूं, गारंटी। किस चीज की गारंटी देता हूं बेटा, इफ मिस्टर बी fails to pay the amount within 2 months, I will pay ₹1 लाख to you. मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर मिस्टर बी ने तुझे 2 महीने के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया तो मुझसे ले लियो पैसा, तो पैसे की टेंशन ना ले। सब बताओ, बात समझ आई सबको। तो मिस्टर सी ने
मिस्टर बी के बिहाफ पे मिस्टर ए को क्या दी है? गारंटी। क्या कहता है वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट? कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर बी ने तेरा 1 लाख रुपए तुझे नहीं दिया तो बी के बिहाफ पे तुझे पैसा मैं दूंगा। पक्का बेटा? तो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये आपका ना थर्ड पॉइंट आ गया बेटा। थर्ड पॉइंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना बेटा बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर सी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसे हम बेटा क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये है आपका बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बीच में हुआ है? मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में। कॉपी करो बेटा यहां तक। ठीक है, तो ये जो ए और सी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेटा अब एक बात याद रखना, गारंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उनमें बेटा दो पार्टीज नहीं होती हैं, या मैं बोलूं ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बेटा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज हैं बेटा? 3 पार्टीज हैं टोटल। पहले इसे देखो, पहले इसे देखो, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टी कौन होती है बेटा? बेटा जो पार्टी गारंटी देती है ना, यानी मिस्टर सी, उसे हम कहते हैं श्योरिटी। जो श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है, या आप कह लो गारंटर। गारंटर, तो आप मिस्टर सी को कह सकते हो श्योरिटी यानी गारंटर। जो पार्टी गारंटी दे रही है, जो पार्टी श्योरिटी दे रही है, उसे हम कहते हैं श्योरिटी, गारंटर। ठीक है, अच्छा बेटा सुनो सुनो, जिस पार्टी को गारंटी दी जा रही है मतलब मिस्टर ए, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। जिस पार्टी को गारंटी दी जा रही है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है, और जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है ना बेटा, उसे हम कहते हैं डेटर, प्रिंसिपल डेटर। उसे हम कहते हैं डेटर। तो बेटा कंफ्यूज नहीं करना, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं। तो याद रखना कितनी पार्टीज हैं टोटल हमारे वाले केस में? 3 पार्टीज है बेटा। एक तो वो पार्टी है जिसने गारंटी दी है मतलब मिस्टर सी, उसे हम कहेंगे श्योरिटी यानी गारंटर। ठीक है, दूसरी पार्टी वो है जिसको गारंटी दी गई है, उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। और तीसरी वो पार्टी है जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है यानी मिस्टर बी, उसे हम कहेंगे डेटर। बेटा एक बात सुनो, आपको पता है मिस्टर ए को क्रेडिटर क्यों कह रहे हैं और मिस्टर बी को डेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ये जो मिस्टर ए है ना, ये मिस्टर बी के लिए तो बेटा क्रेडिटर ही है ना। मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए का पैसा देना है। और हम मिस्टर बी को डेटर क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि मिस्टर ए के लिए तो मिस्टर बी डेटर ही है ना, क्योंकि मिस्टर बी से पैसा लेना है। तो ये 3 पार्टीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तो 2 ही पार्टीज होंगी, एक तो हो गई श्योरिटी जिसने गारंटी दी है, एक वो पार्टी जिसको गारंटी दी गई है यानी क्रेडिटर। ठीक है, और तीसरी वो पार्टी जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है यानी मिस्टर बी, उसे हम कहेंगे डेटर। बात समझ आई? अभी एक दो बातें बेटा और मैंने करनी है आपसे। चलो अब मैंने एक दो बातें बेटा और करनी है आपसे, और वो क्या है बेटा? एक बात याद रखना,
मिस्टर ए को मिस्टर ए को पैसा देने की पहली लायबिलिटी, मिस्टर ए को पैसा देने की पहली लायबिलिटी गारंटर की यानी श्योरिटी की नहीं होती है बेटा। प्राइमरी लायबिलिटी तो किसकी है बताओ? मिस्टर बी की होगी ना बेटा प्राइमरी लायबिलिटी। तो मिस्टर ए को पैसा देने की प्राइमरी लायबिलिटी तो मिस्टर बी की होगी, पहले तो उसे देना है पैसा। हां, अगर वो पैसा नहीं देता, अगर वो पैसा नहीं देता तो आप कह सकते हो सेकेंडरी लायबिलिटी। तो आप कह सकते हो सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होगी? मिस्टर सी की यानी श्योरिटी की। तो याद रखना, प्राइमरी लायबिलिटी, पैसा देने की प्राइमरी लायबिलिटी होगी डेटर की, ठीक है। हां, अगर मिस्टर बी यानी डेटर 2 महीने के अंदर अंदर पैसा नहीं देता है तो बच्चे बताओ सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होगी? मिस्टर सी की। आप चाहो तो मिस्टर सी की लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि बेटा ये लायबिलिटी तभी अराइज करेगी अगर मिस्टर बी पैसा नहीं देता है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो आप चाहो तो मिस्टर सी यानी श्योरिटी की लायबिलिटी को आप कंटिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो। लो बच्चे कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे चलता हूं बेटा। कॉपी कर लो बेटे। हो गया बेटा सबका? चलो अब मेरे साथ साथ आ जाओ। अब पढ़ते हैं ध्यान से, essentials and legal rules for a valid contract of guarantee। पहला है must have all essential elements of a valid contract। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी, मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी बेटा सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए किसके? ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट हैव all essential elements of a valid contract। हाँ बेटा, एक बात करनी है आपसे जरा, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बेटा मेरे को आपको करनी है, इस रूल के ना बेटा एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब ना कई बार क्या होता है बेटा, सुनो, कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ना बेटा वैसे तो सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करता है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट बेटा कंसिडरेशन वाले पॉइंट को ये फुलफिल नहीं करता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने पढ़ा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है बच्चे। समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। याद आ रहा है कुछ? याद करो हमने करा था, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शियो। मैंने क्या कहा था? एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, ये देखो ये रहा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताओ इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कंसिडरेशन
आपको नजर आता है या नहीं? सुनो, मिस्टर सी तो मिस्टर ए को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मिस्टर बी तुझे पैसा नहीं देता है तो मैं तुझे पैसा दूंगा। तो सी तो ए को कुछ दे रहा है, मुझे बताओ इन रिटर्न, बदले में बताओ ए सी को क्या दे रहा है? बेटा ए सी को तो कुछ दे ही नहीं रहा है, मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेटा कंसिडरेशन नहीं होता है, और ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी बच्चे इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। पक्का बताओ, बात समझ आई सबको? तो बेटा याद रखना, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। तो याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है। कौन से असेंशियल एलिमेंट को यह फुलफिल नहीं करता है? कंसिडरेशन। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा? तो एक एक्सेप्शन तो ये आ गया, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ऑल्दो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। अच्छा एक और है बेटा, अभी सुनना जरा, पढ़ो। All the essentials of a valid contract must be present in the contract of guarantee, exception consideration। तो बेटा याद रखना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को क्या माना जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब ये देखो बेटा, बी पॉइंट, even if principal debtor is incompetent to contract, the contract of guarantee is valid. But if surety is incompetent to contract, the guarantee is void। तो उसने पता है बेटा क्या कहा? उसने कहा कि ना, अगर 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 बाय चांस, सुनो, अगर मिस्टर बी यानी डेटर बेटा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब सुनो सुनो, आपने पढ़ा हुआ है, मिस्टर बी अगर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब माइनर है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर बी, तो बेटा याद रखना, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। भाई जब मिस्टर बी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा क्या हो गया? वॉइड। लेकिन बेटा याद रखना, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था वो वॉइड नहीं हुआ है, वो बिल्कुल क्या रहेगा? वैलिड। तो याद रखना, सेकंड पॉइंट, if debtor is incompetent to contract, then also contract of guarantee is valid। तो अगर मिस्टर बी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो समझ जाना ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया? वॉइड हो गया। लेकिन गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा। हां हां, अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कौन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? श्योरिटी ही इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इफ श्योरिटी इज incompetent to contract, then contract of guarantee is void, then contract of guarantee is void। हाँ, अगर श्योरिटी ही इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तब आप कह सकते हो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होगा? वॉइड होगा।
then contract of guarantee is void. लो बच्चे कॉपी कर लो इसे। चलें बेटा, चलो आ जाओ। देखो अब है, ये तो खैर हम ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं। ये देखो प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ सम पर्सन, देखो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल डेटर इज प्राइमरीली लायबल। तो मैंने कहा था प्राइमरी लायबिलिटी तो बेटा किसकी होगी, प्रिंसिपल डेटर की होगी। हाउएवर even if principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid although principal debtor is not liable at all। हाँ, अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो याद रखना प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होगा, लेकिन गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वो बेटा वैलिड होगा। द डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल, डेट ऐसा होना चाहिए जिसे एनफोर्स किया जा सके। और डेट बेटा टाइम बार्ड डेट नहीं होना चाहिए। पढ़ा हुआ है आप सबने टाइम बार्ड डेट क्या होता है। कब हो जाता है बेटा डेट टाइम बार्ड, अगर वो डेट रिकवर ना हो पाए 3 साल तक। तो अगर आप अपने डेटर से 3 साल तक पैसा रिकवर नहीं कर पाए, उसके बाद वो डेट क्या हो जाता है, टाइम बार्ड। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। ये देखना बेटा, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। तो श्योरिटी की लायबिलिटी बेटा सेकेंडरी होती है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट। तो श्योरिटी लायबल सिर्फ तभी होता है जब प्रिंसिपल डेटर क्या कमिट करता है, डिफॉल्ट कमिट करता है। तो आप इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो। फिर देखो, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। ये मैं आपको ना एग्जांपल भी दूंगा, पहले पहले एक पढ़ते हैं। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। और ये भी पढ़ लो, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silent as to material circumstances is invalid। मैं आपको बेटा समझाता हूं। बेटा उन्होंने पता क्या कहा, सुनो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एनी एनी guarantee, any guarantee obtained by creditor, any guarantee obtained by creditor by means of misrepresentation, obtained by means of misrepresentation or fraud। concealment मतलब छुपाना, fraud। any guarantee obtained by creditor by means of misrepresentation or fraud is invalid, is invalid। लिखो बेटा हेडिंग, फिर आपको एग्जांपल देता हूं इसका। any guarantee obtained by creditor by means of misrepresentation or fraud is invalid। देखो बेटा एग्जांपल, बेटा मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ये सेलर है, या आप इसे क्रेडिटर कह लो, और ये बायर है जिसे आप डेटर कह लो। अब बेटा हुआ क्या, देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2000 टन्स ऑफ स्टील का। तो स्टील के 2000 टन्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। और उनके बीच में जो सेलिंग प्राइस तय हुआ ना, जो प्राइस तय हुआ वो तय हुआ है ₹5 अबव
मार्केट प्राइस। तो तय हुआ है सेलिंग प्राइस 5 रुपए अबव मार्केट प्राइस। ये तय हुआ है दोनों के बीच में प्राइस। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले कॉपी करो यहां तक बेटा। अब क्या हुआ, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि तू मुझे किसी की गारंटी लाके दे। तो मिस्टर सी ने मिस्टर ए को मिस्टर बी के बिहाफ पे क्या दे दी बेटा, गारंटी दे दी। गारंटी दे दी, और क्या गारंटी दी कि इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ मिस्टर बी टू पे द अमाउंट, I shall pay the amount. I shall pay the amount. तो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया किसके बीच में, ए और सी के बीच में। लेकिन बेटा ए ने सी से बेटा एक बहुत मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट बात सी से छुपाई। और वो बेटा क्या बात छुपाई, सुनो यहां पर लिखना। ए ने सी से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मटेरियल बात बेटा कंसील करी है। बहुत ही मटेरियल फैक्ट है ये जो कंसील किया गया है। और क्या, वो ये कि इनके बीच में जो प्राइस तय हुआ है वो 5 रुपीज अबव मार्केट प्राइस तय हुआ है। ₹5 अबव मार्केट प्राइस मतलब ए ने सी को ये नहीं बताया कि दोनों के बीच में जो प्राइस तय हुआ है वो 5 रुपीज अबव मार्केट प्राइस तय हुआ है। ये बात ए ने सी को डिस्क्लोज नहीं करी है बेटा, उससे छुपाई है ये बात। और ये एक बहुत ही मटेरियल फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सी से छुपानी नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने कहा अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी से गारंटी ली है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट, यानी उसने कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है, तो इस गारंटी को बेटा क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। इस गारंटी को क्या माना जाएगा बेटा, इनवैलिड माना जाएगा। तो आपको कोई बात श्योरिटी से बेटा छुपानी नहीं, और खास करके कौन सी बात जो कि बहुत मटेरियल है। और रीजन भी आप समझोगे ना, अल्टीमेटली अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो पैसा किसकी जेब से जाना है बेटा, मिस्टर सी की जेब से जाना है। तो उसे हर मटेरियल फैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉन्ट्रैक्ट का हर मटेरियल फैक्ट किसको पता होना चाहिए, मिस्टर सी को पता होना चाहिए। लो बेटा कॉपी करो। तो अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी से गारंटी ली है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट, तो वो गारंटी बेटा क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटन, मतलब एक्सप्रेस हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है। ज्वाइनिंग ऑफ other co-sureties where a person gives a guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join। तो बेटा एक बात सुनो, कई बार पता है क्या होता है, जो श्योरिटी होता है ना वो एक शर्त लगा देता है। वो एक शर्त क्या लगा देता है कि जब तक कोई और पर्सन मुझे एज अ को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तब तक इस गारंटी को वैलिड ना माना जाए। तो मैंने क्या कहा
कई बार बेटा ऐसा होता है ना कि दो लोग मिलके गारंटी देते हैं। जब दो लोग मिलके गारंटी देते हैं ना, उन्हें हम बेटा कहते हैं को श्योरिटीज। अब अज्यूम करो इस वाले केस में मिस्टर सी कहता है कि यह गारंटी तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक कोई और पर्सन मुझे ज्वाइन ना कर ले एज को श्योरिटी। मतलब मैं अकेला गारंटी नहीं दूंगा, मेरे साथ कोई और पर्सन भी गारंटी देगा तो मैं गारंटी दूंगा। तो उस केस में बेटा मिस्टर सी की गारंटी को वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो दूसरा पर्सन ज्वाइन ना कर जाए एज अ को श्योरिटी। तो मेरी एक बात सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा। बेटा मिस्टर सी ने ना क्या लगा दी बेटा, कंडीशन लगा दी। मिस्टर सी ने क्या लगा दी बेटा, कंडीशन लगा दी। और कंडीशन उसने क्या लगाई है कि मेरी गारंटी को वैलिड तब तक ना माना जाए जब तक कोई को श्योरिटी, मतलब कोई और श्योरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी गारंटी ना दे दे। तो मैं अकेला गारंटी नहीं दूंगा, हम दो लोग मिलके गारंटी देंगे। तो याद रखना, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो दूसरा पर्सन एज अ को श्योरिटी ज्वाइन ना कर जाए। तब तक इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, तो ये तो हमने खैर पढ़ लिया है ऑलरेडी। श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। क्या मतलब हुआ, श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स पेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर। तो श्योरिटी हर उस डेट के लिए लायबल होगा जो प्रिंसिपल डेटर ने किसको देना था, क्रेडिटर को। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट में ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द श्योरिटी। द एक्सेप्शन, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड अदरवाइज। देखो सुनो सुनो, पता है एक बात याद रखना, अगर तो या मैं चलो थोड़ा सा लिख के बताऊं आपको। देखो बेटा, हेडिंग लिखना बच्चे, श्योरिटीज लायबिलिटी। मेरी बात सुनना बेटा, एक बात याद रखना, श्योरिटी हर उस डेट के लिए लायबल है जो प्रिंसिपल डेटर ने किसको देना था बेटा, क्रेडिटर को देना था। तो इसका मतलब श्योरिटी हर उस डेट के लिए लायबल होगा, ऑल डेट्स पेबल बाय डेटर टू क्रेडिटर। तो श्योरिटी हर उस डेट के लिए लायबल होगा जो डेटर ने क्रेडिटर को देना था। ठीक है, इंक्लूडिंग बेटा इंटरेस्ट के लिए लायबल होगा जो डेटर ने क्रेडिटर को देना था। जितने भी खर्चे हुए हैं उन खर्चों के लिए लायबल होगा, डैमेजेस के लिए लायबल होगा, एटसेट्रा। मतलब कहने का मतलब यह है, श्योरिटी हर उस पैसे के लिए लायबल होगा जो प्रिंसिपल डेटर ने किसको देना है, क्रेडिटर को। लेकिन बेटा इस रूल का ना एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज, यानी बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई, श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हो कि भाई एक बात सुन, मैं हर खर्चे के लिए लायबल नहीं हूंगा, मैं सिर्फ जो कॉस्ट हैं सुनो, मैं सिर्फ इसके लिए लायबल हूंगा जो खर्चे बेयर करेगा तू। मैं इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं हूंगा, मैं डैमेजेस के लिए लायबल नहीं हूंगा। तो यह बात याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइलेंट है तो श्योरिटी हर खर्चे के लिए लायबल होगा, हर डेट के लिए लायबल होगा जो डेटर ने क्रेडिटर को देना है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइलेंट नहीं है तो याद रखना, श्योरिटी सिर्फ
उन्हीं खर्चों के लिए लायबल होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। सारे खर्चों के लिए लायबल नहीं होगा, सारे डेट्स के लिए मैं लायबल नहीं होगा। यानी मैंने अपनी ना लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। फिर the liability of surety arises immediately on the default of principal debtor। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कमिट करा वैसे ही श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज कर जाती है। क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्स्ट स्यू द प्रिंसिपल डेटर और फर्स्ट गिव नोटिस टू प्रिंसिपल डेटर। याद रखना, अगर डेटर ने डिफॉल्ट कमिट किया है ना तो लायबिलिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज कर जाती है। यह जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर पहले डेटर को स्यू करे या क्रेडिटर डेटर को पहले नोटिस दे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डिफॉल्ट कमिट करा डेटर ने, समझ लेना श्योरिटी क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा बेटा। फिर the surety may fix a limit on his liability up to which guarantee shall remain effective। ठीक है बेटा, हो सकता है श्योरिटी ने बेटा अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लिया हो। मतलब श्योरिटी ने ये कहा हो कि यार देख, मैं तुम्हारे बीच में 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए की गारंटी दूंगा, लेकिन हाँ मैं 6 लाख रुपए की गारंटी मैं लेता हूं। मतलब अगर कल को डेटर ने तेरा पैसा नहीं दिया तो अप टू 6 लाख मैं उस पैसे की गारंटी देता हूं, 6 लाख रुपए तक की। तो अगर कल को डेटर ने तेरा पैसा नहीं दिया तो तू मुझसे 6 लाख रुपए ले जाइयो। तो मैं अपनी गारंटी को फिक्स कर रहा हूं। कितनी लायबिलिटी है मेरी? 6 लाख रुपए। श्योरिटीज लायबिलिटी में बी कंटिन्यूअस। सुनो, द श्योरिटी में अग्री टू बिकम लायबल for a series of transactions of continuous nature, however surety may fix a limit on his liability, a time period during which guarantee shall remain effective। बेटा अब ऐसा होता है ना कई बार, सुनो मैं आपको बताता हूं बेटा, कई बार ना ऐसा हो जाता है, जरा सुनो। जैसे ए है, बी है, तो बेटा ए और बी के बीच में ना, ए और बी के बीच में ड्यूरिंग द ईयर बेटा काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हुए। सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ए और बी के बीच में ड्यूरिंग द ईयर काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हुए हैं, एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कह लो आप। ठीक है। तो अब पता है क्या बेटा, अब जो सी है ये आपका डेटर है, सॉरी क्रेडिटर है, ए आपका क्रेडिटर है और बेटा बी आपका डेटर है और ये आपका श्योरिटी है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ बेटा। अब बेटा श्योरिटी ने ना ए को गारंटी दी, और पता है उसने जो गारंटी दी है ना, उसने क्या कहा कि पूरे साल में, ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा, उसने कहा पूरे साल में तुम दोनों के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे मैं हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी देता हूं। तो एक बात सुनो, दिस इज लाइक गारंटी ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर। गारंटी ऑफ कंटिन्यूअस नेचर मतलब इट कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा एक ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक गारंटी नहीं दी है, बल्कि पूरे साल में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी ने ए को क्या दी है, गारंटी ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। इट कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। It covers a series of transactions between A and B। तो बेटा ए जो सी है वो पता है ए को क्या कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में पूरे साल में मैं एक ट्रांजैक्शन को कवर नहीं कर रहा हूं, पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस तेरे और मिस्टर बी के बीच में होगी मैं हर उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में तुझे क्या देता हूं, गारंटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी गारंटी को लिमिट कर दूं। लिमिट मतलब 10 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन। मतलब
सुनो, मतलब मैंने ए को पता है क्या कहा, तुम्हारे दोनों के बीच में पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, मैं हर उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में गारंटी देता हूं, बट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख पर ट्रांजैक्शन। मतलब एक ट्रांजैक्शन पे मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी बेयर नहीं करूंगा। मैक्सिमम है ये लिमिट 10 लाख रुपए। तो बेटा गारंटी इस टाइप की भी होती है। यहां पर गारंटी ना पर ट्रांजैक्शन नहीं दी गई है, यहां पर जो गारंटी दी गई है, इट कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन ए एंड बी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। बाकी बेटा द श्योरिटी में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंटिल दोज कंडीशंस आर मेट द श्योरिटी शैल नॉट बी लायबल। जैसे याद है, श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऊपर एक कंडीशन इंपोज करी थी कि जब तक कोई को श्योरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन नहीं करेगा तब तक इस गारंटी को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसने क्या इंपोज कर दिया, कंडीशन इंपोज कर दिया बेटा। और आपको पता होना चाहिए, जो ऑफरर होता है, ऑफर के साथ वो कंडीशन अटैच कर सकता है, और उस ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर के साथ कंडीशन अटैच करी जा सकती है, और उस ऑफर को क्या माना जाता है बेटा, वैलिड माना जाता है। लो बच्चे, ये आपका हो गया नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। चलो बच्चे, इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।